ब्रिटेन के में एक जो सेंसस हुई है, इंग्लैंड और वेल्स में जनगणना की गई, जिसमें यह पता चला कि वहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी अब तेजी से कम हो रही है और ऐसे लोगों की आबादी में जबरदस्त वृद्धि हो रही है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। आप तो जानते हैं, ब्रिटेन पारंपरिक रूप से एक ईसाई देश है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन एक ऐसा देश जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, जहां पुराने जमाने से ही, वर्षों से, दशकों से, और वहां पर क्रिश्चियंस की संख्या घटनी शुरू हो जाए और ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाए जो किसी धर्म को मानते ही नहीं। वर्ष 2011 में इंग्लैंड और वेल्स में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी लगभग 60% थी, यानी वहां 3 करोड़ 33 लाख लोग 2011 में ईसाई धर्म को मानते थे, या यह मान लीजिए कि क्रिश्चियन थे। लेकिन अब इनकी संख्या लगभग 46% रह गई है, यानी 2 करोड़ 75 लाख इनकी संख्या रह गई है। यानी 10 वर्षों में वहां ईसाई धर्म की आबादी लगभग 13% तक घट गई है। और इंग्लैंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहां ईसाई धर्म की आबादी 50% से भी कम हो गई है। वर्ष 2011 में वहां पर 3.33 करोड़ यानी लगभग 60% आबादी क्रिश्चियंस की थी, और अब 2021 में यह आबादी घटकर 2.75 करोड़ रह गई है, जो कि उनकी आबादी का सिर्फ 46% है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है इंग्लैंड के, जब वहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 50% से कम आ गई है। बड़ी बात यह है कि आज इंग्लैंड और वेल्स की 6 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ 75 लाख लोग ईसाई धर्म को मानते हैं केवल, जबकि 2 करोड़ 22 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यानी इन लोगों का वहां अब कोई धर्म नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है भविष्य का। सोचिए, ब्रिटेन की लगभग 37% आबादी धर्म के रास्ते को छोड़कर नो रिलीजन वाले रास्ते पर चल पड़ी है। 2011 में वहां 1 करोड़ 41 लाख लोग ऐसे थे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन अब 2021 में जो जनगणना की गई उसमें वहां ऐसे लोगों की आबादी बढ़कर 2 करोड़ 22 लाख हो चुकी है। धर्म पर दंगे हो जाते हैं, धर्म पर लोग अपनी जान दे भी देते हैं और जान लेने पर भी आमादा हो जाते हैं। और इसी मुद्दे पर पश्चिमी देशों में अब कई संस्थाएं काम कर रही हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। और हो सकता है कि नो रिलीजन को लेकर भी भविष्य में कोई दूसरी नई व्यवस्था बन जाए। लेकिन यहां 2 बातें पूरी तरह स्पष्ट हैं। पहली बात यह कि नो रिलीजन परमेश्वर के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि पैसे के सिद्धांत पर टिका होगा, और नो रिलीजन में लोगों की भावनाएं पैसे के लिए आहत हुआ करेंगी। और यह भी संभव है कि भविष्य में दंगे धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि पैसे के नाम पर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर होंगे, जो कि आजकल होता भी है। ऐसा नहीं है कि पैसे के नाम पर आज बड़ी बड़ी जंग होती है, पैसे के नाम पर युद्ध होता है, लेकिन जो आम लोग हैं वो आज भी धर्म के नाम पर ही संघर्ष करते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो लोग कोई धर्म नहीं मानते, उनका धर्म क्या होगा। सोचकर देखिए आप, जो व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता, उसका धर्म क्या है। हमें लगता है उसका धर्म शायद होगा पैसा, क्योंकि जीवन से जो कुछ चाहता है वो शायद उसका धर्म उसे नहीं दे पाएगा। और ये जो नई पीढ़ी है, ये जीवन में भौतिक वस्तुएं चाहती है, पैसा चाहती है, और शायद ये धर्म उन्हें दे नहीं सकता। हो सकता है कि नो रिलीजन मूल धर्मों की तरह लोगों को पाप धोने की भी कोई नई व्यवस्था दे, या हो सकता है ना भी दे पाए, क्योंकि धर्मों में एक और नई व्यवस्था देखने को जो मिलती है हर जगह। हर धर्म में अपने पाप धोने की व्यवस्था की गई है, हर धर्म में प्रायश्चित की व्यवस्था है, और इसीलिए आपने देखा होगा हर धर्म के लोग पाप करते चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे धर्म में एक दिन हम अपने सारे पाप धो देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कल भारत का बजट पेश होने वाला है, और आज बजट की पूर्व संध्या पर हम आपको बजट की पूरी ABCD समझाएंगे सरल भाषा में। आप में से बहुत सारे लोग बजट से वैसे ही घबराते होंगे जैसे स्कूल में गणित के सवालों से घबराते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का बजट भी लगभग वैसा ही होता है जैसा आपके घर का बजट होता है, और घर का सबसे अच्छा बजट बनाती हैं महिलाएं। इसलिए आज आपके परिवार को एक साथ बैठकर सरल भाषा में
अपने देश के बजट को भी समझना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर के बजट को बनाते हैं। भारत में आम बजट को यूनियन बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, लेकिन हमारे देश में बजट का मतलब सिर्फ बजट नहीं है, बल्कि हमारे देश में बजट के भी कई मतलब होते हैं, कई प्रकार हैं। भारत में बजट चुनावी भी होता है, राजनीतिक भी होता है, कई बार यह सांप्रदायिक भी बन जाता है, कई बार इसे पूंजीपतियों का बजट बता दिया जाता है, कई बार इसे गरीबों का बजट बताया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के बजट में भारत का आम बजट कहीं खो जाता है। ज्यादातर जो सबसे बड़े आरोप लगते हैं बजट पर वो ये लगते हैं कि ये पूंजीपतियों का बजट है और ये चुनावी बजट है। गरीबों का बजट कभी कभार बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के गरीबों को बजट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। बजट शब्द दुनिया को फ्रेंच भाषा से मिला है। फ्रेंच भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है बूजे, यानी एक ऐसा थैला जो चमड़े से बना है। ब्रिटेन ने यह शब्द फ्रेंच भाषा से अपना लिया और भारत को यह शब्द ब्रिटेन की गुलामी के दौरान मिला। और यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत सरकार हर साल संसद में देश का वित्तीय विवरण पेश करेगी। तो हमारे संविधान में इसे वित्तीय विवरण कहा गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आज भी लोग इसे बजट ही कहते हैं और बजट के नाम से ही इसे समझते हैं। यह भी ब्रिटेन की गुलामी के दौरान शब्द हमें मिला है और आज तक हम इससे चिपके हुए हैं। बजट का मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी आपकी आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा। आपकी आय कितनी है और आपका खर्चा कितना है, जब इसका हिसाब किताब लगाया जाता है उसी को बजट कहते हैं, जो आप अपने घर में हर महीने करते हैं। आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि 4 लोगों का एक परिवार है जिसकी मासिक आय है 20,000 रुपए, और इस 20,000 रुपए में इस परिवार को अपने घर का राशन और खाने पीने का सामान खरीदना है, बिजली पानी का बिल भरना है, अपने 2 व्हीलर में पूरे महीने का पेट्रोल डलवाना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है और इसके अलावा दूसरे तमाम खर्चे करने हैं। और यह सब कुछ उतने ही पैसों में ही करना है जितनी उसकी आमदनी है, यानी 20,000 रुपए महीना। 20,000 रुपए महीने में आपको पूरे महीना घर चलाने का मतलब है कि अपने बजट के अंदर घर को चलाना। अब अगर यह परिवार महीने में 20,000 रुपए कमाता है और सारे खर्चे करने के बाद भी किसी तरह से 5,000 रुपए हर महीने बचा भी लेता है, तो उसका यह बजट बहुत अच्छा या शानदार बजट कहलाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि हर बार बजट में सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स की होती है। तो ये टैक्स क्या होता है और टैक्स की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों होती है? इसका कारण है सरकार और सरकार की आमदनी। असल में टैक्स के रूप में सरकार को जो भी पैसा मिलता है आपसे, वो पैसा ही सरकार की आय होती है। यानी आप जो टैक्स देते हैं वो पैसा सरकार की आमदनी होती है और फिर यही आमदनी सरकार लोगों पर खर्च करती है। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारी सरकार काम करती है, डेवलपमेंट के, विकास के। कहीं पार्क बन रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं। आपने देखा होगा दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं तो सरकार उन्हें मुआवजा भी देती है, बहुत सारी फ्री की स्कीम्स लेकर आती है। ये सारा पैसा सरकार के पास कहां से आता है? ये सारा पैसा वो होता है जो आप टैक्स से देते हैं। इसलिए सोचिए, अगर सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो वो क्या करेगी? उसे ज्यादा टैक्स बढ़ाना होगा। और यही वजह है कि लोगों का सारा ध्यान बजट के दौरान इसी टैक्स पर होता है कि कहीं सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में टैक्स ना बढ़ा दे। लोग चाहते हैं कि सरकार टैक्स ना बढ़ाए, लेकिन सरकार की दुविधा यह होती है कि अगर उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी और खर्चा बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसे कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज का मतलब होगा देश के लोगों पर एक आर्थिक बोझ, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, जैसा श्रीलंका में हो रहा है, जैसा नेपाल में हो रहा है और बहुत सारे देशों में हो रहा है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सरकार को नौकरी पेशा लोगों और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलता है। और फिलहाल 140 करोड़ लोगों के देश भारत में सिर्फ 6% लोग, यानी 8 करोड़ 22 लाख लोग और कॉरपोरेट कंपनियां ही सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इसे आप इनकम टैक्स भी मान सकते हैं। हमारे देश में सिर्फ 8 करोड़ 22 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। इस हिसाब से देखें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग बहुत ही कम हैं। सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं 140 करोड़ में से। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पूरा देश सरकार को टैक्स देता है,
क्योंकि यह टैक्स जीएसटी के रूप में हर वस्तु पर और हर सेवाओं पर सभी के लिए समान रूप से लगाया जाता है। आप कोई भी चीज बाजार से जब खरीदते हैं, कोई भी सेवाएं खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स लग कर आता है। अगर आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स लग कर आता है। कोई भी खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उसमें टैक्स लग कर आता है जीएसटी के रूप में, और उसे आप चुकाते हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से बढ़कर 6.8% हो सकता है, और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। दूसरी बात, अगले वित्त वर्ष में शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी होगी और छोटे व्यवसाय भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तीसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से अब पूरी तरह उबर चुकी है, यानी हम कोविड से पहले का जो समय था वहीं पर पहुंच गए हैं। चौथी बात, भारत में वर्ष 2006 से 2020 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पांचवी बात, भारत सरकार 1 जनवरी 2024 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जारी रखेगी। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में घर बैठे जो है वो अनाज दे रही है। छठी बात, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और यह 46 लाख करोड़ के स्तर पर अब पहुंच गया है। सातवीं बात, भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। 2015 में भारत में 6 करोड़ मोबाइल फोन हैंडसेट का निर्माण हुआ था, लेकिन 2021 में हमारे देश में 29 करोड़ मोबाइल फोन हैंडसेट्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा रह सकता है। लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है। यह रिसर्च 130 गर्भवती महिलाओं पर की गई, जिसमें पता चला कि गर्भवती महिलाओं के दूध में कीटनाशक पाए गए हैं। यह भी पता चला कि जो गर्भवती महिलाएं मांसाहारी हैं, उनके दूध में कीटनाशक की मात्रा शाकाहारी महिलाओं से 3 गुना ज्यादा पाई गई। यह बहुत चिंता की बात है। जो गर्भवती महिलाएं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती हैं, मीट खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं, उनके दूध में कीटनाशक की मात्रा 3 गुना ज्यादा पाई गई उन महिलाओं के तुलना में जो शाकाहारी है। तो आखिर कीटनाशक गर्भवती महिलाओं के शरीर में कैसे पहुंचा और इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर और हमारे समाज पर क्या होगा, इससे हम कैसे बच सकते हैं, आज ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यह है कि अगर गर्भवती महिला के दूध में कीटनाशक है तो महिला और उसके बच्चे पर क्या असर हो सकता है। तो मां के शरीर में कीटनाशक होने से बच्चे का मानसिक विकास कम होगा, जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, ऑटिज्म यानी बच्चे को दिमागी बीमारी हो सकती है, और बच्चे के साथ साथ गर्भवती महिला पर भी इसका असर पड़ेगा। महिला में गर्भपात की संभावना बढ़ सकती है और लिवर और किडनी की बीमारी भी हो सकती है। दूसरा सवाल, अगर कोई गर्भवती महिला अपने खान पान पर ध्यान दे रही है, हेल्दी डाइट भी ले रही है, तो क्या उसके शरीर में भी कीटनाशक पहुंच सकता है। इस समय हम चारों तरफ कीटनाशक से घिरे हुए हैं। हमारे घरों में दीमक और कॉकरोच जैसे छोटे जानवरों को मारने के लिए भी कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, जो हवा में फैलकर हमारी सांसों के जरिए वापस हमारे शरीर में आ जाता है। आपकी रसोई में बर्तन धुलने वाले साबुन में भी कीटनाशक होता है, और अगर साबुन के इस्तेमाल के बाद बर्तन ठीक से ना धुले तो कीटनाशक बर्तन में ही रह जाता है, फिर पानी या खाने के जरिए भी आपके शरीर में वापस आ सकता है। आपके घर के बाहर मच्छर मारने के लिए जो छिड़काव होता है वो भी कीटनाशक का होता है। फसलों को कीड़े से बचाने के लिए भी कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है, जो बाद में हवा में फैल जाता है, खाने में तो आता ही है। इसका मतलब एक गर्भवती महिला घर के अंदर रहकर भी कीटनाशक के प्रभाव से बच नहीं सकती।